नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और मेरा गेटअप देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बंगाली कम्युनिटी से हूँ। और आज हमारे यहाँ पे विजयदशमी है, सिंदूर खेला है, यानी कि दुर्गा माँ को विदा करने का दिन है, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं फटाफट से वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं टाइम पर चैप्टर अपडेट कर सकूँ। तो स्टोरी आ चुकी है, आस्तिक और अरुणिमा की कहानी का आगे का एपिसोड आ चुका है। फ्रेश कहानी मैंने पिछले एपिसोड से देना शुरू कर दिया था। आने वाले सभी एपिसोड में आपको फ्रेश कहानी ही सुनने को मिलेगी। तो आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपको मिलती हूँ कहानी के बिल्कुल अंत में। और हाँ, इस फेस्टिवल का जो रील है वो मैंने अपने रील पर सेंड किया हुआ है, मतलब कि जो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वहाँ सेंड किया हुआ है। तो आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए, छोटी छोटी मोमेंट्स वहाँ पर शेयर करती हूँ ताकि हाँ, ऐसे मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। सुबह का वक्त, आस्तिक और अरुणिमा का कमरा। अरुणिमा अभी अभी सोकर उठी थी और उसने जब अपने सामने आस्तिक को देखा तो वह हैरान हो गई। आस्तिक ने बिजनेस सूट पहना हुआ था और वह लगभग तैयार हो चुका था। अरुणिमा ने घड़ी की तरफ देखा तो अभी बस सुबह के 8 o'clock बज रहे थे। वो इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? अरुणिमा ने लेस वाली नाइटी पहन रखी थी। उसने श्रग पहनते हुए कहा, आस्तिक, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? आस्तिक आईने के सामने खड़ा था और अभी अभी उसने अपनी वॉच पहनी ही थी। वो मुस्कुराते हुए अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम उठ गई? अरे, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं जल्दी तैयार हो गया हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और बेड पर उसके पास बैठे हुए कहता है, क्योंकि तुम सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह। वैसे मन तो कर रहा था कि प्रिंस की तरह तुम्हें किस करके उठाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया। अरुणिमा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, आस्तिक, 2 दिन हो गए हमें वापस आए हुए, पर तुम एक मिनट भी घर पर चैन से नहीं रहते हो। रात में पता नहीं कब घर आते हो और सुबह पता नहीं कब निकल जाते हो। सब ठीक तो है ना? उस फैक्ट्री के हादसे के बाद तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो। वैसे कुछ पता चला इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? आस्तिक के चेहरे पर निराशा थी। उसने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं अरुणिमा, कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन से मैं इसी में लगा पड़ा हूँ, लेकिन फैक्ट्री इतनी बुरी तरह से जल गई है कि एक सुराग तक नहीं मिल रहा है। ऊपर से वहां पर मरे हुए और घायल लोगों के बारे में सोचकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। जो घायल है उन्हें कंपनी रिलीफ से फंड प्रोवाइड करवाया है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, मैं उनके परिवार के लोगों के चेहरे को देखता हूं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। उन लोगों ने अपने परिवार का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य खोया है और जब वो लोग मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मेरी एक माफ़ी उनके जख्मों की भरपाई नहीं कर सकती है। उस हादसे में करीब 10 लोग मारे गए हैं और मैं उन 10 के परिवार से पर्सनली जाकर मिल रहा हूँ। मुझे पता है कि ये सब करके भी उन लोगों ने जो खोया है, मैं उन्हें वो कभी वापस नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं खुद उनके पास जाकर उनके हालातों को समझ रहा हूँ। वो परिवार जिन्होंने अपना एक बेटा खोया है, अपना पिता खोया है, अपना भाई खोया है या कोई अपना खोया है, उनका दर्द कैसा है और उनकी आंखों में दिखता है और मैं तुम्हें वो शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। 9 लोगों के परिवार से तो मैं मिल चुका हूँ, आज 10वें एम्प्लॉय के परिवार के पास जा रहा हूँ। वो वर्कर जो इस हादसे में मर गया था, उसके परिवार का वो इकलौता आदमी था जो कमाता था। वो पूरा परिवार उसके जाने से टूट गया है, बिखर गया है, इसलिए वो लोग आज ही ये शहर छोड़ कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए इतनी सुबह सुबह जा रहा हूँ ताकि उनकी थोड़ी मदद कर सकूं। मुझे पता है वो खुददार होंगे, मुझसे मदद नहीं लेंगे, लेकिन मैं उन्हें ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना, अरुणिमा। आस्तिक ने बहुत बहुत भरे शब्दों से ये सब कहा था और अरुणिमा उसे हैरानी से देखती रह जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी की हुई आस्तिक से कहती है, आस्तिक, ये क्या कह रहे हो तुम? आस्तिक एकदम से अरुणिमा की तरफ देखते हुए बोला, क्या? मैं क्या बोला? अरुणिमा ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना? कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है तुम्हें? जो तुमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया है? आस्तिक उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरुणिमा ने हैरानी जताते हुए कहा, क्योंकि मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से ये सब सुन रही हूँ। तुम किसी के लिए फिक्र जता रहे हो और किसी के लिए सहानुभूति दिखा रहे हो। तुम मतलब आस्तिक रायचंद, जिसे लोग बीस्ट के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि बीस्ट के दिल में ना तो किसी के लिए दया है और ना ही किसी के लिए कोई फीलिंग्स है।
वो इंसान आज किसी के चले जाने पर अफसोस जाता रहा है। उसकी बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो धीरे से अरुणिमा के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अगर पहले वाला आस्तिक रायचंद होता तो उसे इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उन लोगों के मुंह पर पैसे मारकर ये कहता कि मामला यही रफा दफा कर दे। लेकिन तब मैं और अब मैं फर्क है अरुणिमा। अब वाला आस्तिक कुछ और है और इसको और की वजह तुम हो, मुझे बदलने की वजह तुम हो। पहले मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी जिंदगी में ही कोई ऐसा नहीं था जिसके जाने से मुझे फर्क पड़े, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ता है और मुझे डर लगता है। हाँ अरुणिमा, मुझे डर लगता है। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। कभी कभी अगर सोने बैठता हूँ कि ऐसा दिन आ गया जब तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा दिमाग इस सोच को भी एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ। और जब मैंने तुम्हारे लिए इस एहसास को महसूस किया तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी फैक्ट्री में जो लोगों की जान गई है उनके परिवार को कैसा लग रहा होगा। मैं उनका दर्द इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द महसूस कर सकता हूँ। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो आस्तिक के लिए खुश थी। आखिरकार आस्तिक ने दूसरों के लिए दर्द महसूस करना शुरू कर दिया था। ये उसके बदलने की पहली प्रक्रिया थी। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आस्तिक, और तुम्हारा ये बदलाव मुझे बहुत पसंद आया। आस्तिक ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया, लेकिन फिर उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, हाँ मैं बदला जरूर हूँ, लेकिन ये बदलाव सिर्फ मेरे अच्छे रूप को सामने रखता है, लेकिन का मतलब ये नहीं है कि मैंने बीस्ट को खत्म कर दिया है। वो बीस्ट अभी भी मेरे अंदर जिंदा है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा बीस्ट मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ, वैसे मैं अपने उस रूप को भी खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ। पर मैं वादा करता हूँ कि जब तक जरूरत ना पड़े तब तक मैं बीस्ट को सामने नहीं आने दूंगा। अरुणिमा की मुस्कान थोड़ी फीकी जरूर हो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि आस्तिक जो कह रहा है वो सच है। उसका वो दूसरा रूप जिसे वो कभी नहीं देखना चाहती थी, जो बहुत ही भयंकर और डरावना है, लेकिन वो आस्तिक के जीवन का एक पहलू भी है जिसे वो खुद से अलग नहीं कर सकता है। उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आस्तिक आगे बढ़कर अरुणिमा के माथे को चूम लेता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आस्तिक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अरुणिमा ने पूछा तो आस्तिक उसे देखते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा ना मैसेज रायचंद, तो उसके बाद तुम्हें बेड से उठने नहीं दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ जितना चाहे उतना आराम कर लो। अरुणिमा का गाल एकदम लाल हो जाता है और उसने आस्तिक के कंधे पर मरते हुए कहा, हटो यहाँ से, तुम्हारे दिमाग में हर समय यही चलता रहता है क्या? तुम्हारा बस चले तो मुझे बेड से उठने ही ना दो। आस्तिक हंसता हुआ खड़ा होता है और ड्रेसिंग के पास जाते हुए कहता है, वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन इस पर हम बाद में काम करेंगे, फिलहाल के लिए तो मुझे निकलना है। वापस आने के बाद ये बैग वाला बात एक बार याद दिलाना मुझे। वो क्या है ना ब्यूटीफुल से चेहरे के अलावा मुझे इन दिनों कुछ याद नहीं रहता है। आस्तिक ने अरुणिमा को परेशान करने भरे अंदाज में उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अरुणिमा ने बेड पर रखा हुआ तकिया उठाया और आस्तिक की तरफ फेंकते हुए कहा, जाओ यहाँ से, अभी तो तकिया फेंक रही हूँ, बाद में ये फूलदान फेंक कर मारूंगी। ऐसा सोचना भी मत वरना तुम विधवा हो जाओगी। आस्तिक ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा तो अरुणिमा उससे नाराज होते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, खबरदार आस्तिक बात कही तो। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम आराम करो और जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक बाहर जाने की सोचना भी मत। मैंने सिक्योरिटी को कह दिया है, वो तुम पर नजर रखेंगे, आस्तिक ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चला गया। अरुणिमा उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है नहीं जाऊंगी बाहर, यहीं घर में कैद रहूंगी, तुम जल्दी आओ। आस्तिक मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करता है और वहां से चला जाता है। अरुणिमा अंगड़ाई लेते हुए उठती है और उसके बाद उसने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों में भारीपन महसूस किया वो अपने पैर देखने लगती है। उसके पैरों में हल्की हल्की स्वेलिंग आ रखी थी। उसे पता चल गया था कि ये स्वेलिंग प्रेगनेंसी की वजह से है। उसने अपने पेट में अपना हाथ रखा, उसका टमी भी हल्का सा बाहर निकल आया था और अरुणिमा को पता था कि वो अब देर नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स अब नजर आने लगे हैं। वैसे भी आस्तिक का काम लगभग खत्म हो चुका है। उसकी फैक्ट्री में जो लोग मारे गए हैं, आस्तिक उनके परिवार से मिलने गया हुआ था और आज आखिरी परिवार से मिलकर उसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरुणिमा उसे सच्चाई बता देगी। वो वॉशरूम चली जाती है और तैयार होकर हाल में आती है।
वो बस आस्तिक के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी हाल में रखा हुआ लैंडलाइन बजने लगता है। अरुणिमा ने फोन रिसीव किया और कान में लगाते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा चाहने वाला। सामने से आवाज आती है तो अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है। उसने गुस्से में कहा, कौन बोल रहा है? ये जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। मैसेज रायचंद, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो फालतू की बातें छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसके गले में से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो डरते हुए कहती है, कौन बोल रहा है? क्या कह रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? ब्लैक मर्सिडीज BM 9456। जानते हो ना ये गाड़ी किसकी है? जैसे ही अरुणिमा ने ये गाड़ी का नंबर सुना, उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी ये कार किसकी है। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। तभी अरुणिमा ने सामने से हंसने की आवाज सुनी। सामने जो भी था वो खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है, जल्दी करो अरुणिमा, तुम्हारा पति मरने वाला है। बचा सकती हो तो बचा लो इसे। हिल माउंटेन के हाईवे पर पहुंच जाओ जहां तुम्हारा पति जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। और इसके बाद कॉल कट जाती है। अरुणिमा का दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो गया था। उसके हाथ पैर एकदम से सुन्न हो गए थे और उसने सोचा ही नहीं कि ये कॉल कोई ट्रैप भी हो सकता है। आस्तिक की जान को खतरा है, ये सोचकर वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसने सोच समझने की शक्ति ही खो दी। वो तेजी से दौड़ते हुए कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर कार की दूसरी चाबी लाती है। वो ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी कि उसने चाबी उठाए और तेजी से भागते हुए वो घर के बाहर आ जाती है। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा खोलकर तेजी से वो गाड़ी की तरफ भाग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड गार्डन में ही थे, लेकिन जब उन्होंने अरुणिमा को देखा तो वो सतर्क हो गए। मैडम मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मैडम, बॉस के ऑर्डर हैं, आप कहीं नहीं जा सकती मैडम। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे आ रहे थे और सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अरुणिमा ने किसी की नहीं सुनी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बेतहाशा रोए जा रही थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। तुरंत गियर लगाकर वो गाड़ी को गेट की तरफ ले जाती है। आस्तिक की सारी गाड़ियों में सेंसर लगा हुआ था जो गेट के पास जाने के बाद गेट अपने आप ओपन हो जाता है। गेट अपने आप खुल गया और अरुणिमा तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। अरुणिमा को ऐसे निकलते देख बॉडीगार्ड भी सतर्क हो जाते हैं। वो जल्दी से भागते हुए दूसरी गाड़ी में जाते हैं और दूसरी गाड़ी में बैठकर वो अरुणिमा का पीछा करने लगते हैं। अरुणिमा बैक से उस गाड़ी को देखती है जिसमें बॉडीगार्ड थे। हालांकि वो थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन अरुणिमा को इस बात की फिक्र नहीं थी, उसे बस आस्तिक की फिक्र थी। अरुणिमा तेजी से गाड़ी आगे भगा रही थी। उसका पूरा ध्यान या तो आस्तिक की तरफ था या फिर पीछे आ रही सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी की तरफ था। उसने सड़क पर ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से वो हाईवे की तरफ अपनी गाड़ी मुड़ती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक ट्रक बाईं तरफ से तेजी से आया और सीधे उसकी कार को टक्कर मार देता है। अरुणिमा की चीख निकल जाती है। उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई थी। अचानक से उसका पेट स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया और गाड़ी का दरवाज़ा टूट गया, जिसकी वजह से वो नुकीले पत्थरों पर पेट के बल गिर गई। वो दर्द से चिल्ला उठी और इससे पहले वो कुछ समझ पाती वो बेहोश हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम। आस्तिक ने सूर्य का गिरेबान पकड़ा हुआ था और उसे दीवार से लगाए हुए था। कमरे में सिर्फ 4 ही लोग मौजूद थे, आस्तिक, सूर्य का बाप जिसे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और नीरज जो दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, जैसे आस्तिक जो कर रहा है इस बात का उसे पहले से ही पता था। आस्तिक ने सूर्य के गिरेबान को पकड़कर उसे दीवार से लगाया और लगभग उसका गला घोंटते हुए कहा, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती है क्या? पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया ये सोचकर कि शायद तुम ना समझ हो और इसीलिए मुझे पंगे लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार तुमने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, और अगर मैं अब तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम फिर से कुछ ऐसा करोगे कि जिससे मासूम लोगों की जान जाएगी। मिस्टर रायचंद, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी कंपनी में आकर, मेरे ऑफिस में आकर मेरे बेटे के साथ इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। छोड़िए सूर्य को, वरना मैं आपके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर दिलीप मल्होत्रा, सूर्य के पिता ने गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहा। लेकिन आस्तिक ने मल्होत्रा को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर बदतमीजी का सबक अपने बेटे को सिखाया होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता मिस्टर मल्होत्रा। इतना कहते हुए आस्तिक ने गुस्से में सूर्य को उस कांच की टेबल पर दे मारा और सूर्य उस टेबल को तोड़ता हुआ नीचे फर्श पर जा लगता है।
कांच के टुकड़े उसकी पीठ पर गड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आस्तिक का ही मजाक उड़ा रहा है। उसे हंसता देख आस्तिक और खून खौल जाता है। वो गुस्से में सूर्य की तरफ कदम बढ़ाता है और उसका गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहता है, तुम्हें समझाया था ना, मैं वार्निंग दी थी कि मुझसे पंगे मत लो। लगता है पिछली बार तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, पर कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें ऐसा समझाऊंगा कि दोबारा कभी आस्तिक रायचंद से उलझने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मेरी कंपनी में आग तुमने ही लगवाई थी, ये बात मैं जान चुका हूँ। तुमने मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उस कंपनी में जो सामान तैयार होता था उसकी वजह से मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने वहां पर मरे हुए लोगों को देखा है। उनके परिवार वालों से नजरें नहीं मिल पा रहा था मैं। किसी अपने के जाने का इल्जाम वो मुझ पर दे रहे थे। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है सूर्य मल्होत्रा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतना कहते ही आस्तिक ने उसके पेट पर जोर से लात मारी। सूर्य के मुंह से खून निकल गया। आस्तिक गुस्से में पागल हो गया। उसने सूर्य को इतनी जोर से लात मारी थी कि सूर्य के मुंह से चीख निकल गई और वो नीचे जमीन पर गिर गया था। सूर्य की ऐसी हालत देखकर आस्तिक में पागलपन दिख रहा था। सूर्य की हालत लगभग अधमरी हो चुकी थी। सूर्य के पिता मिस्टर मल्होत्रा अपने फोन से पुलिस को कॉल कर रहे थे, लेकिन उनका फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। आखिर में गुस्से में आकर मिस्टर मल्होत्रा ने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। वो आस्तिक के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर आस्तिक को दूर धकेलते हैं। वो गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहते हैं, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ आस्तिक रायचंद, एक करोड़पति बाप के बेटे और खुद एक बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन इसके अलावा भी तुम एक माफिया हो ये भी मैं जानता हूँ। पर तुम जो कोई भी हो, तुम्हें मेरे बेटे को चोट पहुँचाने का कोई हक नहीं है। बेटा? हाँ बेटा, जब बेटे पर बात आती है तो बाप बौखला ही जाता है। मेरी कंपनी भी मेरे लिए मेरे बच्चे जैसी ही है जिसे मैं अपने बलबूते पर खड़ा किया था, ना कि अपने बाप की दौलत पर, और तुम्हारे इस बेटे ने उसे राख में मिला दिया। सोचो तुम्हारे बेटे को जरा सा हाथ क्या लगा दिया तुम तिलमिला उठे, मेरी कंपनी को राख बनता देख मेरी क्या हालत हुई होगी। और हाँ, तुम्हारे बेटे की ये जो हालत हुई है ना, इसकी वजह सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, बल्कि इसका तारानकन ने मेरी बीवी को किडनैप करने की गलती की थी। मिस्टर मल्होत्रा एकदम हैरान हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा, बकवास कर रहे हो तुम, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तुम पागल हो चुके हो। वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम एक सनकी इंसान हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। सूर्य अधमरी हालत में खड़ा था, लेकिन उसने अपने पिता को देखते हुए कहा, पापा प्लीज आप इन सब में मत पड़िए, ये आदमी पागल है, ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता हूँ पापा, आप मेरे लिए भगवान हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मुझे इस पागल आदमी से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है और मुझे जानना भी नहीं है कि ये सब क्यों कर रहा है, बस आप इन सब के बीच में मत पड़िए। उसे ऐसा देखा आस्तिक हंसने लगता है। वो अपना एक हाथ अपने कमर पर रखता है और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए जोर से हंस रहा था। उसने हंसते हुए सूर्य को देखकर कहा, क्या एक्टिंग करता है? अपरिचित मूवी के बाद मुझे तेरी एक्टिंग ऑस्कर विनिंग लग रही है। नीरज के चेहरे पर भी एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई थी। सच में उसका बॉस भी कोई कम ड्रामेबाज नहीं था। आस्तिक ने अपनी जेब में से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगा सिगरेट का एक कश लगाते हुए उसने धुएं को हवा में उड़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर वो हंसने वाले एक्सप्रेशन अभी भी थे जिसे देखकर उन दोनों बाप बेटे की हालत खराब हो रही थी। आस्तिक ने सिगरेट का एक और लंबा कश लिया और उसे हवा में उड़ाते हुए वो सूर्य के पास आता है। उसने धीरे से सूर्य के कानों के पास झुककर बोला, मुझे पता है तू इस खेल में सिर्फ एक प्यादा है, इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है। तू खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आस्तिक रायचंद इंसान की आंखें देखकर उसकी नीयत बता देता है। अब तक खेल तेरी तरफ से खेला जा रहा था, मैं इस खेल को खेलने में इंटरेस्टेड भी नहीं था, लेकिन अब अगर तू और तेरे उस चाहने वाला चाहता है कि मैं इस खेल में शामिल हूँ, तो ठीक है। चल एक काम कर, अपने उस चाहने वाले को मैसेज भेज, उसे बता कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। वो खिलाड़ी चालाक है और अपनी चालाकी से वो तुझसे वो करवा रहा है जो वो खुद करना चाहता है। इतने बड़े बिजनेस के साथ साथ माफिया को भी संभालता हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। तेरा इतना बड़ा कारोबार है, परिवार है, ये सब छोड़कर पिछले 1 साल से तू मेरे काम में टांग गड़ा रहा है, इसकी वजह मामूली तो नहीं हो सकती है। माफिया कितना खतरनाक काम है ये बात सभी जानते हैं और लोग इससे दूर रहना चाहते हैं,
लेकिन तू बार बार इस काम में शामिल होना चाहता है और इसके लिए तूने सीधे मुझसे टक्कर ली है। ये सब एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती है और एक दिन में नहीं किया जा सकता है। आस्तिक सूर्य के कानों के पास झुका हुआ था और अपनी सरगोशी भरी और खतरनाक आवाज में कहता है, कह देना उससे जो तेरे पीछे है और इन सब खेल का मास्टरमाइंड है कि आस्तिक रायचंद खेल में उतर चुका है। अब तक तुमने ये सोचकर तुम्हें छोड़ना आया था कि बच्चों से क्या उलझना, लेकिन जब बच्चे शरारत अपनी औकात से ज्यादा करने लगते हैं ना तो बाप को बाप बनना ही पड़ता है। पर तभी सूर्य भी आस्तिक की तरफ अपना चेहरा हल्का सा घुमाते हुए हंसने लगता है। वो आस्तिक को देख रहा था और उसे हंसता देख आस्तिक हैरान हो गया। मरने की हालत में भी ये इंसान हंस रहा है, वो यही सोच रहा था। पर सूर्य ने हंसते हुए उसे देखा और अपनी सड़ी हुई आवाज में कहा, तो तुम मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे? अच्छा है, करो, कोशिश करने में क्या ही जाता है। और तुमने सही पहचाना, मैं इस खेल में अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे किसी बहुत बड़े और खतरनाक इंसान का हाथ है। उस इंसान का एक ही मकसद है, तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी तबाही, या यूं कहूं तुम्हारी मौत। और सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं, बल्कि तुम्हारी उस प्यारी सी बीवी की भी मौत। भूल गए तुम्हारी बीवी की किडनैपिंग? जैसे ही सूर्य ने ये कहा आस्तिक ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए कहा, कमीने, लगता है आज तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मिस्टर मल्होत्रा कुछ करते उससे पहले नीरज वहां जाकर उन्हें रोक देता है। लेकिन आस्तिक और सूर्य अभी भी एक दूसरे से उलझ रहे थे। सूर्य ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, शौक से मार दो, लेकिन सबसे पहले उसे तो बचा लो। आस्तिक की निगाहें छोटी हो जाती हैं और वो घूरकर सूर्य को देखने लगता है। सूर्य हंसते हुए बोला, तुम्हारे उस तक पहुंचने तक क्या वो जिंदा रहेगी? तुम्हारी प्यारी अरुणिमा, कहीं पता चले कि अगली कॉल पर तुम्हें उसकी मौत की खबर मिल रही है। साले मेरी बीवी का नाम लेता है। आस्तिक ने गुस्से में सूर्य का गला दबाते हुए कहा तो सूर्य जोरों से हंसते हुए बोला, मुझ पर अपना समय बर्बाद करने से बेहतर ये है कि अपनी बीवी के पास जाओ, क्या पता मेरे शब्द मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरे हो चुके हों। जैसे ही उसने अरुणिमा के बारे में ये कहा आस्तिक एकदम से घबरा जाता है। वो सूर्य को छोड़ देता है, लेकिन जो उसने सूर्य की हालत की थी, सूर्य लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया था। आस्तिक तेज कदमों से उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलता है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी सिक्योरिटी टीम को फोन कर लिया। वो अरुणिमा के बारे में जानना चाहता था। उसका शरीर कांपने लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो रही हो। आंखों के सामने एक अजीब सा खौफ आ गया था। वो बिना पल के झपकाए तेजी से भागता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे नीरज था। शेर, अरुणिमा कहाँ है? आस्तिक तेजी से सांस लेता हुआ सिक्योरिटी टीम शेर से ये पूछता है। लेकिन सामने से जो शेर ने कहा वो सुनकर आस्तिक की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ की उंगलियां तक कांप गई थीं। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, यू बस्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बाहर भेजने की? अगर मेरी अरुणिमा को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। आस्तिक लिफ्ट के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था। लिफ्ट आने में टाइम थी और अब तक नीरज भी वहां आ गया था, लेकिन आस्तिक ने लिफ्ट का वेट नहीं किया और वो तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगा। नीरज भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसने जल्दी से आस्तिक की Z+ सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सबके सब आस्तिक के पास लोकेशन पर आ जाओ। आस्तिक बदहवास हो गया था। 17 मंजिल तक नीचे लिफ्ट से आया था। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और चेहरा पूरा हताशा से भर गया था, लेकिन आस्तिक के कदम नहीं रुक रहे थे। उसके सामने एक ही चेहरा था, वो थी उसकी अरुणिमा। वो तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ जाता है और जो उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। आस्तिक ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने ड्राइवर को तेज धक्का मारकर गाड़ी से दूर कर दिया और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर 3-4 बार मुक्के मारे। नीरज दूसरी गाड़ी में आ रहा था और उसने सिक्योरिटी से कह दिया था कि आस्तिक की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। आस्तिक की गाड़ी जैसे ही अस्पताल के सामने रुकती है वो नो पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करता है और दरवाज़ा खोलकर बिना गाड़ी का दरवाज़ा बंद किए भागते हुए अस्पताल के अंदर चला गया। उसने ठीक से सीढ़ियां तक नहीं देखी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गया, पर उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वो उठकर खड़ा होता है और तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी उसी के पीछे थे। आस्तिक रिसेप्शन पर भागता हुआ गया और वहां पर अरुणिमा के बारे में पूछने लगा। अब तक सेरा वहां आ गया था और वो आस्तिक से कहता है, बॉस मैडम ऑपरेशन थिएटर में है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। आस्तिक तेजी से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ जाता है और भागता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ चढ़ने लगता है।
उसने न तो लिफ्ट का इंतजार किया और न ही लिफ्ट के बारे में सोचा, वो बस अरुणिमा के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था अस्पताल में सिर्फ आस्तिक के ही लोग हैं। बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी टीम अपने काम पर लग गई थी। उन्होंने पूरे अस्पताल को कवर कर लिया था और आस्तिक के पीछे Z+ की सिक्योरिटी थी। आस्तिक जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंचता है उसका दिल एकदम से रुक सा जाता है। उसकी आंखें पथरा हो गई थी और अपनी बदहवासी की हालत में वो उस दरवाजे को देख रहा था जिसके पीछे उसकी अरुणिमा थी। पर तभी दरवाज़ा खुलता है और एक डॉक्टर बाहर निकलता है जिसने सर्जिकल मास्क पहने हुआ था। उसने अपना मास्क निकाला और आस्तिक को दिखा। डॉक्टर ने आस्तिक को पहचान लिया था और उसने अरुणिमा को भी पहचान लिया था। आस्तिक और अरुणिमा इस शहर के सबसे रईस परिवारों में से एक हैं। आस्तिक की सांस रुक रही थी। वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? मिस्टर रायचंद, हिम्मत से काम लीजिए। आपकी वाइफ की हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन हमने ऑपरेशन कर दिया है, पर जब तक वो होश में नहीं आती है हम ठीक से कुछ कह नहीं सकते हैं। आस्तिक के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो 2 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा था उसके बाद तो आस्तिक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर रायचंद, हमने कोशिश की लेकिन हम बच्चे को बचा नहीं पाए। आस्तिक किसी मुर्दा लाश की तरह फर्श को देख रहा था, लेकिन जब उसके कानों में डॉक्टर ने बच्चा शब्द कहा तो वो एकदम से चौंक जाता है और अपना चेहरा उठाकर डॉक्टर को हैरानी से देखने लगता है। बच्चा? जी मिस्टर रायचंद, दरअसल बच्चा नहीं, बच्चे ट्विंस थे। मिसेज रायचंद टू मच प्रेग्नेंट थी, पर अफसोस जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया उनका मिसकैरेज हो चुका था। और इसी के साथ आस्तिक के आसपास की सारी चीजें जैसे रुक सी गई थी। कि और अरुणिमा की शादी से लेकर क्रूज पर वो आखिरी रात जब वो दोनों इंटीमेट हुए थे, आस्तिक की आंखों के सामने वो सारे पल ऐसे घूमने लगे जैसे कि ये उसने अभी अभी जिया था। आस्तिक के पैर लड़खड़ा गए और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो गिरने ही वाला था कि तभी एक गार्ड और डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया। वो आस्तिक को संभालते हुए पास की एक बेंच पर लाते हैं और उसे बिठा देते हैं। आस्तिक अपने विचारों में इतना ज्यादा खो चुका था कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। ये सच है कि उसने कभी भी बच्चा नहीं चाहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब जब वो जो नहीं चाहता था वही हो गया है तो वो कैसे प्रतिक्रिया करे। उसके अंदर कुछ भयंकर हो रहा था, कुछ हलचल ऐसी हो रही थी जिससे वो अंदर ही अंदर लड़ रहा था। डॉक्टर के कहे शब्द अभी भी आस्तिक के कानों में गूंज रहे थे। एक अनजाने से डर ने आस्तिक के सामने एक भयंकर सी दीवार खड़ी कर दी थी। अगर ये बात अरुणिमा को पता चलेगी तो वो कैसा महसूस करेगी? आस्तिक सोच रहा था कि शायद अरुणिमा को इस बारे में पता ही नहीं है। अगर उसे पता होता तो वो उसे जरूर बता देती। पर तभी आस्तिक का दिमाग अचानक से किसी बात पर क्लिक करता है और वो एकदम हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर, प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो तो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले रही थी ना। मुझे याद है वो दवाई मैंने खुद उसे ला कर दी थी और उसने कहा भी था कि वो रेगुलर इसे ले रही है। वेल मिस्टर रायचंद, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये भी बात गलत नहीं है कि आपकी वाइफ सच में 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। लेकिन हो सकता है कि कभी वो इस दवाई को लेना भूल गई हो। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, मतलब 100 में से सिर्फ एक बार की अगर दवाई नहीं ली हो और इस बीच इंटरकोर्स हुआ हो तो हो सकता है आपकी वाइफ इस बीच प्रेग्नेंट हो गई हो, उन्हें इस बात का पता ना हो। आस्तिक खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसका दिल जोरों से इतना धड़क रहा था जैसे उसके सीने से निकल के बाहर ही आ जाएगा। वो भयानक सदमा अभी भी उसे घेरे हुए था जब डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। और तभी अचानक से उसे सूर्य की बात याद आती है जो उसने आस्तिक के ऑफिस से निकलने से पहले कही थी कि आस्तिक को जल्दी पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि अरुणिमा को कुछ हो जाए। आस्तिक के हाथ मुट्ठियों में कस गए थे। वो एकदम गुस्से में खड़ा होता है और अगले ही पल शेरा को एक थप्पड़ मार देता है। शेरा संभाल नहीं पाता है और उसका आधा चेहरा झुक जाता है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कि आस्तिक का थप्पड़ उस पर असर ही नहीं करता है, बल्कि उसने तो अफसोस के साथ अपनी नजरें झुका ली, जैसे सच में उसी की गलती थी। वो आस्तिक गुस्से में चिल्लाते हुए शेरा से कहता है, तुम्हें वहां पर अरुणिमा की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। वहां पर पूरी सिक्योरिटी मौजूद थी, पूरे बॉडीगार्ड मौजूद थे, तो फिर अरुणिमा घर से बाहर कैसे निकली? तुम लोगों की लापरवाही की वजह से आज मेरी अरुणिमा इस कंडीशन में है और मैं अभी भी अपना बच्चा, बस ये शब्द कहने की उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे,
उसके हाथ सुन्न हो गए थे और उसके आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। लेकर जाओ इन सबको यहाँ से, इससे पहले मैं सबको गोलियों से भून दूं। निकल जाओ यहाँ से सबके सब, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। आस्तिक ने गुस्से में चलाया तो नीरज वहाँ से सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड को हटा देता है और खुद भी वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। वो भले ही आस्तिक की नज़रों से दूर थे, लेकिन सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड अपना काम अभी भी कर रहे थे। वो दूर से ही आस्तिक के ऊपर नज़र रखे हुए थे। आस्तिक के हाथ मुट्ठियों में कसे हुए थे। वो बस चाहता था कि गुजरा समय वापस आ जाए। वो बस कुछ घंटे पीछे जाना चाहता था ताकि वो अरुणिमा को रोक सके। सुबह अरुणिमा उसे रोक भी रही थी। वो चाहती थी कि आस्तिक आज उसके साथ रहे, लेकिन आस्तिक ने उसकी बात नहीं मानी। काश वो अरुणिमा की बात सुन लेता। उसे पता नहीं था कि उसका एक फैसला उसे इतना मजबूर कर देगा कि वो अपनी हालातों को अपने सामने बिखरा हुआ देखेगा। आस्तिक ने कभी भी बच्चा नहीं चाहा था, लेकिन इस तरीके से बच्चा खोने का अनुभव उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था। वो कुछ अलग ही अनुभव कर रहा था। भले ही वो शिशु अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उसने जाते जाते आस्तिक के अंदर की भावना को अपने साथ ले गया। आस्तिक को पता नहीं कि वो अंदर से इतना दुखी हो रहा था कि इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी ही भावनाओं से अंदर ही अंदर लड़ रहा था, लेकिन उसे संभालना था, उसे हिम्मत रखनी थी, क्योंकि अगर वो इस समय हिम्मत हार जाएगा तो अरुणिमा को कौन संभालेगा। वो तो ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। आस्तिक जानता था कि अरुणिमा को बच्चे पसंद हैं और वो हमेशा से ही बच्चा चाहती थी। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। आस्तिक गहरी सांस छोड़ता है। हालांकि उसे खुद भी अभी संभालना नहीं आ रहा था, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी वाइफ कैसी है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। डॉक्टर ने हालात की गंभीरता को समझते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, जी, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। हम बस थोड़ी ही देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में सेट करने वाले हैं। आस्तिक ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद उसने नीरज को बुलाया। नीरज हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी पूरी की और उसके बाद अरुणिमा के लिए वीआईपी रूम सेट करवाया। करीब 1 घंटे बाद अरुणिमा को ऑपरेशन थिएटर से वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आस्तिक की हिम्मत नहीं हो रही थी कमरे के अंदर कदम रखने की। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। वो अरुणिमा से नजरें नहीं मिला पाएगा। धीरे कदमों से आस्तिक आखिरकार कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया। अंदर एक नर्स और नीरज मौजूद थे। आस्तिक ने अपने हाथ से इशारा किया तो नीरज बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे नर्स भी चली जाती है। ये वीआईपी कमरा था। यहाँ पर सारी लग्जरियस चीज पहले से ही मौजूद थी। कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल था। आस्तिक ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अगले 1 घंटे तक उन्हें परेशान ना किया जाए। आस्तिक का दिल जलकर राख हो गया था। उसे इस वक्त अरुणिमा की जरूरत थी। अपने बच्चों की अज्ञात मौत का अनुभव उसे दर्द दे रहा था। जैसे ही आस्तिक अरुणिमा के करीब जाता है उसने देखा अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। उसका पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ है। माथे पर चोट लगी हुई है जहां पर पट्टी की गई है। हाथ में शायद कहीं पर खरोंच लगी है जिसकी वजह से उसे स्टिकर्स लगाए गए थे। पैरों पर भी जख्म थे जहां पर अब बैंडेज किया गया है। अरुणिमा के चेहरे पर जो कट के निशान थे उन पर मरहम लगाया गया था और कुछ पर टांके भी थे। अरुणिमा के एक हाथ में कलाई पर पट्टी बांधी गई थी और दूसरे हाथ के हथेली पर सलाइन की बोतल से एक इंजेक्शन की नीम को उसके नस से कनेक्ट किया गया था। वो दोनों हाथ अरुणिमा के पेट के ऊपर रखे हुए थे। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के पास एक चेयर पर बैठ जाता है। उसने अरुणिमा के बालों को उसके चेहरे से हटाया जो उसके जख्मों पर भी आ रहे थे। उसके बाद उसने अरुणिमा का वो मुरझाया हुआ सा चेहरा देखा। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था। आस्तिक ने अरुणिमा के ब्लैंकेट को सही किया। उसने देखा अरुणिमा के दोनों हाथ उसके पेट पर रखे हुए हैं। उसने अरुणिमा के दोनों हाथ एक एक करके धीरे से उठाकर उसके बगल में रख दिए और उसके बाद उसने अरुणिमा का वो हाथ उठाया जिस पर इंजेक्शन लगे हुए थे। उसने धीरे से उसे हाथ को उठाकर दूसरी तरफ रख दिया और उसके चादर को सही करने लगा, पर तभी आस्तिक की नज़र अरुणिमा के पेट पर जाती है। उसकी निगाहें अरुणिमा के पेट पर ही टिकी हुई थीं। आस्तिक को पता ही नहीं चला कि उसकी आंखें कब आंसुओं से भर जाती हैं। उसके होंठ रोने से खुद को रोक रहे थे। रोना उसकी फितरत नहीं थी और आंसू उसे कभी निकलते ही नहीं थे, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखें लाल थीं और ये आंसुओं की वजह से थी और वो अपने आंसू रोकना भी नहीं चाहता था। वो चाहता था ये बह जाए। उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसका दिमाग इस समय एक पिता की भावनाओं से लड़ रहा था।
उसने अपनी गली पालकी लेकर अरुणिमा के उस पीले पर पड़े हुए चेहरे को देखा था। अरुणिमा का चेहरा एकदम सामान्य था, लेकिन ये खबर अगर आस्तिक को इतना दुखी कर सकती है तो वो अरुणिमा को कैसे संभालेगा। अरुणिमा तो इस खबर के साथ ही टूट जाएगी। आस्तिक धीरे से झुककर अरुणिमा के पेट पर किस कर लेता है। उसकी आंखें बंद थीं और आंसुओं की 2 बूंद उसके पेट पर गिर जाती हैं। तभी आस्तिक को याद आता है कि वो कितनी बार अरुणिमा के ऊपर इसी बात के लिए चिल्लाया था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। वो कोई बच्चा नहीं चाहता है। वो अरुणिमा के सुंदर बदन को खराब नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अरुणिमा कभी प्रेग्नेंट होगी तो वो उसके बच्चे को मार देगा। वो बच्चे से नफरत करेगा और उसे कभी इस दुनिया में नहीं आने देगा। अचानक से आस्तिक के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो अरुणिमा के पास से दूर हट जाता है। ऐसा लग रहा था कि अरुणिमा के अंदर से कोई तेज भावना है जो आस्तिक को उससे दूर कर देती है। वो एकदम से अरुणिमा को देखने लगता है। ये उसी के शब्द थे जो आज पूरे हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कभी गुस्से में भी किसी को बद्दुआ या श्राप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कर्म आपके पास वापस लौटते हैं। आस्तिक ने खुद कहा था कि अगर अरुणिमा प्रेग्नेंट होगी तो वो उस बच्चों को मार डालेगा, और आज देखो उसके शब्द सच हो गए हैं। अरुणिमा का चेहरा जो हमेशा उसे सुकून देता था, आज उसे चेहरे को देखकर आस्तिक का मन विचलित हो रहा था, और वो की दौलत शोहरत भी आज उसको शांति नहीं दिला रही थी। आस्तिक को अरुणिमा से प्यार हो गया था और इसीलिए उसने अरुणिमा को अपने पास रखने का फैसला किया था। अरुणिमा के चेहरे को देखकर एक सुकून पता था, लेकिन आज वो सुकून और शांति के लिए तरस रहा था। आस्तिक आधे घंटे के लिए अरुणिमा के कमरे में आया था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा वो वहां रुक नहीं सका। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है और बाहर खड़ी नर्स को अरुणिमा के पास भेज देता है। बाहर डॉक्टर और नीरज खड़े थे जो कुछ फॉर्मेलिटी पर बात कर रहे थे, लेकिन आस्तिक उनके पास आता है और कहता है, मेरे बच्चों का एम्ब्रियो कहाँ है। डॉक्टर एकदम हैरान हो जाते हैं आस्तिक की बात सुनकर। नीरज को भी कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रायचंद, वो बच्चे पूरी तरह से विकसित नहीं थे, मतलब एम्ब्रियो में होगा ही क्या, सिर्फ खून। और ऑपरेशन के बाद हम लोग अक्सर एम्ब्रियो को डंप में भेज देते हैं। डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि आस्तिक ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में उसे देखते हुए कहने लगा, हिम्मत भी मत करना आस्तिक रायचंद के बच्चों को कूड़े में फेंकने की, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि कल तुम्हारे बच्चे उसी कूड़े में अपने लिए खाना ढूंढ लेंगे। एक बड़े से मैदान पर एक बड़ा सा घना पेड़ था। ये मैदान पूरी तरह से बड़ी बड़ी लोहे की ग्रिल से बना हुआ था। इसका गेट भी गोल्डन कलर का था और गार्डन में बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे। लेकिन इस वक्त उस गार्डन में कहीं पर हलचल हो रही थी, वो उस बड़े से पेड़ के नीचे, जो इस बड़े से गार्डन में इकलौता ही था। ये पूरा गार्डन और ये पूरी जगह आस्तिक ने अभी 1 घंटे पहले ही खरीदी थी। आस्तिक की सिक्योरिटी के कुछ लोग और नीरज वहीं पर खड़ा था। नीरज के हाथों में एक बॉक्स था जिसके अंदर आस्तिक और अरुणिमा के बच्चे का एम्ब्रियो था। वैसे तो बच्चे अभी विकसित भी नहीं हुए थे, पर वो खून की थैली आस्तिक के लिए बहुत मायने रखती थी। आस्तिक ने ब्लैक ट्राउजर पैंट पहन रखा था और उसके पैरों पर कोई शूज चप्पल नहीं थी। वो खाली पैर ही था। सिंपल शर्ट पहन रखी थी, लेकिन शर्ट को उसने पैंट के अंदर टक नहीं किया था, बल्कि उसकी शर्ट बाहर की तरफ निकली हुई थी। सारे बटन बंद थे और आंखों पर नजर का चश्मा। आस्तिक का एक बॉडीगार्ड छाता लेकर खड़ा था, लेकिन आस्तिक उस खुले मैदान में धूप के नीचे अकेला ही खड़ा था। सामने एक मजदूर था जो उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा था। जैसे ही गड्ढा खोदने का काम पूरा होता है, आस्तिक आगे बढ़ता है। उसने नीरज की तरफ देखा और नीरज उस बॉक्स को आस्तिक के पास ले आता है। आस्तिक ने उस बॉक्स को अपने हाथों में लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे खोलकर एक बार देखने की। आस्तिक की आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे सांस ले रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया उसके लिए वीरान हो चुकी है। वो धीरे धीरे कदमों से चलकर उस गड्ढे के पास आता है और धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। आस्तिक के लिए ये करना उतना ही मुश्किल हो रहा था जितना कि अपने सीने से अपना कलेजा निकालना होता है। उसने कभी भी कोई बच्चा नहीं चाहा था और न ही कभी किसी बच्चे की चाह रखी थी। उसे लगता था बच्चे सिर्फ सरदर्द होते हैं और आपका काम बढ़ाते हैं, लेकिन आज वो खुद अपने बच्चों को दफनाने आया था। ताकत और पैसे वाले आस्तिक रायचंद को एक पिता ने हरा दिया था। अपने बच्चों को लेकर इस वक्त आस्तिक हारे हुए इंसान की तरह जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी दौलत, शोहरत आज किसी काम की नहीं थी। एक परम सत्य उसे आज अपनी आंखों के सामने नजर आया था कि तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे तुम बच नहीं सकते हो, और जब मृत्यु आती है तो दौलत, शोहरत सब यही रह जाते हैं। तुम्हारे साथ सिर्फ वही जाता है जो तुम्हारे कर्म होते हैं।
आस्तिक काफी देर तक उस पेड़ के नीचे अपने बच्चों को अपने हाथ में लेकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो उसके कपड़ों को भी भिगो रहे थे। काफी देर बाद नीरज आता है। ये पहली बार था जब नीरज ने आस्तिक को अपना बॉस नहीं, बल्कि एक इंसान समझा। उसने धीरे से आस्तिक के कंधे पर हाथ रखा और उसे सहारा देते हुए कहा, बॉस, अपने आप को संभाल लीजिए। इस वक्त मैडम को भी आपकी जरूरत है। अगर आप इस तरीके से बिखर जाएंगे तो मैडम को कौन संभालेगा। आस्तिक एक गहरी सांस लेता है। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उसने खुद के जज्बातों पर काबू पाया। धीरे से उसने उस बॉक्स को गड्ढे में डाल दिया और अपने हाथों से धीरे धीरे उस पर मिट्टी डालने लगा। जब पूरा गड्ढा मिट्टी से भर जाता है, तब नीरज पास में खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करता है, जो जल्दी से गुलाब का पौधा लाता है और उसे कब्र के ऊपर लगा देता है। नीरज जल्दी से पानी की बोतल लाता है और आस्तिक को देता है। आस्तिक ने पानी की बोतल खोली और उसमें से धीरे धीरे करके उस पौधों में पानी डालने लगा। उस पौधे में 2 कलियां खिली हुई थीं, जिसे देखकर आस्तिक का मन और ज्यादा तड़प रहा था। उसने अपनी आंखों से अपनी नज़र का चश्मा निकाला और अपनी आंखों को साफ करते हुए वो उस गुलाब की दोनों कलियों को देखते हुए बोला, बच्चों, मुझे नहीं पता आप दोनों कौन थे। आप दोनों लड़के थे, क्या दोनों लड़कियां थीं या आप में से एक लड़का था, एक लड़की था? मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक मुझे ये पता चले, उससे पहले ही आप हम सबको छोड़कर चले गए। तो मैं अपने तरीके से ही अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप में से एक लड़का रहा होगा और एक लड़की। इसके आगे आस्तिक का गला भर गया था। वो अपने बच्चों से बात कर रहा था, ऐसे जैसे वो कलियां उसके बच्चे हैं और उसकी बात सुन भी रहे हैं। लेकिन आस्तिक वहीं नहीं रुका। उसके आंसू निकल रहे थे और उसने आंसुओं के साथ ही अपने जज्बातों को रोकते हुए कहा, बच्चों, आप दोनों मम्मी पापा से बहुत दूर हो, लेकिन आप दोनों एक साथ हो, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखना। आस्तिक से आगे बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह से भरी हुई थीं। उसका गला भारी हो गया था और दिल धक धक कर रहा था। उसके नाक से भी पानी आने लगा था। उसने अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों से उस फूल की कलियों को देखते हुए कहा, आप दोनों को ही अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब मम्मी पापा नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए। आप लोगों ने तो फिर भी अपनी मम्मी को महसूस किया होगा, लेकिन आपके पापा इस लायक भी नहीं थे कि आपको महसूस कर सके। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूँ। बच्चों, क्या आप लोग अपने पापा को माफ़ करोगे? प्लीज़ बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। और इतने के साथ ही आस्तिक टूट जाता है। उसके मुंह से रोने की आवाज़ निकलने लगी थी और उसके हाथों से उसका चश्मा छूटकर ज़मीन पर गिर गया था। अपने बॉस को ऐसा देखकर वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान भी था और सबकी आंखों में आंसू भी थे, यहाँ तक कि नीरज की भी। उसने पहली बार आस्तिक को एक हारे हुए इंसान के रूप में और एक टूटे हुए पिता के रूप में देखा। जल्दी से आस्तिक के पास आता है और उनके कंधे को संभालते हुए उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आस्तिक ने नीरज को गले लग लिया और फूट फूट कर रोने लगता है। इस वक्त आस्तिक को सच में एक सहारे की जरूरत थी। नीरज ने भी इंसान को इंसान समझा और आस्तिक के दर्द को समझते हुए उसने आस्तिक को तब तक अपने गले से लगे रहने दिया जब तक कि आस्तिक शांत नहीं हो जाता है। काफी देर तक आस्तिक नीरज के गले लगाता हुआ रो रहा था और जब वो शांत हुआ तब जाकर वो नीरज से अलग होते हुए उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, थैंक्स नीरज। नीरज इन दोनों आस्तिक का बदला हुआ रूप देख रहा था। आस्तिक का प्यार से बोलना और उसका हर किसी के लिए केयर दिखाना, और आज तो उसने वो देख लिया था जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। आस्तिक को अपने घुटनों के बल बैठा हुआ रोता हुआ देखा था उसने। आस्तिक खड़ा होता है और अपने बच्चों की उस कब्र को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो रहा था। उसे अरुणिमा को भी संभालना था और अरुणिमा हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर के भरोसे थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द अस्पताल वापस जाना था। अरुणिमा को होश आने वाला था, लेकिन उसकी मन अपने बच्चों के पास रखकर उनसे और बातें करने को कर रहा था। नीरज उस गार्डन की केयरटेकर के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या काम है? केयरटेकर जल्दी से बोला, जी सर, मुझे बता दिया गया है। यहाँ पर सफाई रखनी है और रोज पानी देना है। यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए और न ही किसी भी तरीके का कोई नुकसान होना चाहिए। नीरज ने सर हिलाया और फिर उस गुलाब के पौधे को देखते हुए कहा, और याद रखना, ये गुलाब का पौधा कभी मुरझाना नहीं चाहिए। हमारे सर जब भी यहाँ पर आएं, उन्हें पौधा हमेशा हरा भरा ही नजर आना चाहिए। केयरटेकर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। आस्तिक ने ये सारा पाक सिर्फ अपने बच्चों की कब्र के लिए खरीदा था ताकि उसके बच्चे यहाँ सुकून से रह सके, लेकिन आस्तिक की सुकून का अब हर पल उसे बेचैनी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, तड़प महसूस होती है।
आस्तिक वापस हॉस्पिटल आ गया था। अरुणिमा को अभी तक होश नहीं आया था और वो उसके वार्ड में था। अरुणिमा के बेड के पास जो स्टूल लगा था, आस्तिक उस पर बैठा हुआ था और अरुणिमा के सुर्ख पड़े हुए चेहरे को देख रहा था। वो शांति और सुकून के साथ इस समय सो रही थी और आस्तिक उसके चेहरे को निहार रहा था। उसने कभी खुद को इतना कमजोर और टूटा हुआ महसूस नहीं किया था जितना कि उसने पिछले 2 घंटे में किया था। यहाँ तक कि जब उसने अरुणिमा से बोर्ड पर माफ़ी मांगी थी, वो तभी इतना परेशान नहीं था जितना कि अब हो रहा है। ये एक नया एहसास है जो उसके अंदर उसे कमज़ोर कर रहा है। वो इन सब एहसासों से नफरत करता है और साथ ही वो इसे अपनाता भी है। आस्तिक ने पिता बनने का एहसास और पिता खोने का एहसास एक साथ महसूस किया है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा उससे छीन लिया गया है। ये कुछ अलग एहसास था। ये कैसा एहसास था जो उसने कभी भी अपने परिवार से महसूस नहीं किया था। श्री रायचंद ने कभी भी आस्तिक को एक बेटा नहीं बल्कि हमेशा अपना इन्वेस्टर ही समझा है और आरती की जिंदगी पर हमेशा उनका ही कंट्रोल रहा है। तो वहीं नेहा जी भी बहुत अच्छी मां नहीं रही हैं। पावर और अपने पति को हराने की चाह में उन्होंने आस्तिक का इस्तेमाल बचपन से ही शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में आस्तिक को ट्रेनिंग लेनी थी जिसकी वजह से वो अपने माता पिता से दूर होता चला गया और उसके अंदर अपने माता पिता के लिए प्रेम खत्म हो गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर अपने बच्चों के लिए पिता का प्रेम भी खत्म हो चुका था। उसे लगा बच्चे सिर्फ और सिर्फ जीवन में बाधा का काम करते हैं। वो आपकी प्रगति के बीच में आते हैं और आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। आस्तिक की कंपनी में कई बार ऐसी लड़कियां अपना जॉब छोड़ देती थीं जो कि प्रेग्नेंट होती थीं। वो अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती थी और इसीलिए वो नौकरी छोड़ दिया करती थी ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सकें। आस्तिक को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी, इसलिए कभी भी अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती तो आस्तिक खुद उसे नौकरी से निकाल देता और उसकी कंपनी के टर्म में ये भी शामिल था कि शादीशुदा या फिर बच्चों वाली औरतें कंपनी में काम नहीं करेगी। आस्तिक की कंपनी में सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, बस इसी के लिए कितनी सारी लड़कियों ने बच्चा ना करने का फैसला किया था। धीरे धीरे आस्तिक ऐसा हो गया कि उसे बच्चे पसंद नहीं थे और वो अपने जीवन में भी बच्चा नहीं चाहता था। लेकिन आज जो उसने महसूस किया, एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी को पलट के रख दिया। उसके सारे विचार, सारी धारणाएं, उसके सारे नियम उसने तोड़ दिए। आस्तिक अंदर से एक पिता के रूप में मर रहा था। उसने धीरे से अरुणिमा के सर को सहलाया। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। उसने अरुणिमा के माथे को सहलाते हुए अपने मन में अरुणिमा से कहा, मुझे पता है तुम इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं और तुम खुद भी मां बनना चाहती थी, पर मैंने ही तुम्हें रोका था। आस्तिक के शब्द भारी हो रहे थे, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद से कहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कभी सच्चाई को जान ही ना पाओ। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब तुम्हें ये सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो तुम अपनी आंखों में मेरे लिए नफरत देखोगी, मैं उसे नहीं देख सकता हूँ। लेकिन इन सब में तुम्हारी भी गलती नहीं थी। ये सब मेरी गलती थी, मेरे ही पाप थे जो आज मेरे सामने आए हैं। तुम्हारे साथ और मेरे बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है, उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ और इस अपराध का बोझ मुझे जीवन भर रहेगा। इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ अरु, सिर्फ और सिर्फ मैं। तुम्हारी हर हालत, हर आंसू, हर मुसीबत की वजह सिर्फ मैं हूँ। आस्तिक अरुणिमा से बातें कर रहा था कि तभी दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर को देखकर आस्तिक खड़ा हो जाता है। डॉक्टर अंदर आते हुए बोले, मिस्टर रायचंद, सब कुछ ठीक है ना? आस्तिक ने हामी में सिर हिलाया और एक नज़र अरुणिमा को देखकर उसने डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट के लिए। आपने अगर सही वक्त पर अरुणिमा का ट्रीटमेंट नहीं किया होता तो शायद हालत बिगड़ सकती थी। थैंक यू, उस वक्त आपने समझदारी से काम दिखाया और मैं अपनी बेवकूफ़ी के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने जो आपके साथ बदतमीज़ी की थी, मैं बस अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर सका और इसीलिए मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर ने भी हामी में सिर हिलाया और कहा, इट्स ओके मिस्टर रायचंद, ये कोई नई बात नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। आए दिन पेशेंट आते हैं, ठीक हो जाए तो धन्यवाद देते हैं और कुछ गलत हो जाए तो डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें इन सब की आदत है। आपको शर्मिंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पर मिसेज रायचंद को चेक करने आया था। डॉक्टर अरुणिमा को चेक करते हैं और उसके बाद एक फाइल में एक रिपोर्ट लिखते हुए डॉक्टर ने आस्तिक से कहा, मिसेज रायचंद अब बिल्कुल ठीक हैं। उनके ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक चल रहे हैं और नर्व्स भी काम कर रही हैं।
उनकी हार्ट बीट भी नॉर्मल है, मतलब कि वो कुछ ही घंटे में होश में आ जाएंगी। आस्तिक ने जब ये सुना तो वो तुरंत कहता है, डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। डॉक्टर ने आस्तिक की तरफ देखा तो आस्तिक बोला, मैं चाहता हूँ कि मिसकैरेज की न्यूज़ अरुणिमा तक ना पहुँचे। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। डॉक्टर ने अपना स्टेटस को गले में लगाते हुए कहा, जी बिल्कुल मिस्टर रायचंद, जैसा आप ठीक समझे वैसे भी ये आपका और आपकी वाइफ का पर्सनल मैटर है। आप दोनों बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, जब तक आपकी वाइफ यहाँ पर है तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है। आस्तिक ने हामी में सिर हिलाया और फिर अरुणिमा को देखते हुए कहा, डॉक्टर मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर अरुणिमा के साथ कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। बाकी मेरी सिक्योरिटी और मेरा असिस्टेंट नीरज यहीं पर मौजूद है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। डॉक्टर ने हामी में सिर हिलाया और आस्तिक हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वो अपने अंदर की उलझन में इतना फंसा हुआ था कि उसकी सांसें उसे भारी होती हुई महसूस हो रही थी। अपराध, बहुत दर्द और तड़प, वो सब कुछ एक साथ अंदर ही अंदर अकेले झेल रहा था, इसीलिए उसे इस वक्त शराब की ज़रूरत थी। आस्तिक खुद ही ड्राइव करता हुआ एक बार में पहुंचता है और सीधे बार के अंदर दाखिल हो जाता है। बार में कोई भी नहीं था, पूरा बार खाली था। वहां पर एक आदमी मौजूद था जो शायद बार का मैनेजर था। उसने आस्तिक को देख लिया और पहचान लिया। उसने आस्तिक से कहा, मिस्टर रायचंद आप यहाँ, लेकिन आज रात बार बंद है। आस्तिक चलता हुआ बड़े से सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, वाइन। बार का मैनेजर घबरा गया। उसने हल्की सी हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रायचंद बाहर क्लोज का बोर्ड लगा हुआ है। बार में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसके लिए आज रात बार बंद है। पर अगले ही पल आस्तिक ने अपनी आंखें खोली और लाल गुस्से भरी आंखों से मैनेजर को देखा तो मैनेजर समझ गया कि आस्तिक को इनकार करना इस बार को परमानेंट बंद कर सकता है। मैनेजर डर जाता है और उसने जल्दी से हामी में सिर हिलाते हुए वो बार काउंटर की तरफ चला गया। उसने वाइन की 2 बोतलें ली और एक गिलास लेकर वो जल्दी से आस्तिक के पास आकर उसके टेबल पर रख देता है। आस्तिक ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और उसे टेबल पर फेंक दिया, जिसका सीधा सा मतलब था जो भी पेमेंट बनती है ले लो। अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए आस्तिक ने शराब का सहारा लेना सही समझा। उसने वाइन की बोतल को खोली और उसके कड़वे घूंट को गले से नीचे उतार लिया। दर्द अभी भी गायब नहीं हुआ, बल्कि जो अंदर था वो और बाहर निकल आया। एक पूरी बोतल खाली हो गई थी, लेकिन आस्तिक पर नशा नहीं सिर्फ गुस्सा हावी हो रहा था। उसकी आंखें हल्की हल्की बोझिल हो रही थी और चेहरा लाल पड़ गया था। आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था जब उसने कब्रिस्तान में अपने बच्चों को दफनाया था, और यही चीज उसके दिल को और ज्यादा कचोट रही थी। बार का दरवाजा एक बार फिर से खुलता है और 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं। मैनेजर उन पुलिस वालों को देखकर डर गया, लेकिन वो दोनों सीधे आस्तिक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आस्तिक ने बोतल उठाई ही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े पुलिस ऑफिसर पर जाती है और उसकी निगाहें तीखी हो जाती हैं। मिस्टर आस्तिक रायचंद, यू आर अंडर अरेस्ट, एक पुलिस वाले ने कहा तो आस्तिक ने बोतल नीचे रख दी और गुस्से में उन्हें घूर कर देखते हुए बोला, किस जुर्म में? आपके खिलाफ फर्द दर्ज की गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है आपके ऊपर। आपने मिस्टर सूर्य मल्होत्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया है। उनके पिता मिस्टर मल्होत्रा ने केस दर्ज करवाया है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। कौन है जिसने आस्तिक रायचंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत की है? आस्तिक ने गुस्से में उन पुलिस वालों को देखते हुए सवाल किया तो वो दोनों एक साथ आस्तिक को देखते हुए उनमें से एक कहता है, मिस्टर दिलीप मल्होत्रा। ये नाम सुनकर आस्तिक का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। उसका मूड पहले ही खराब था और वो अपने गुस्से पर वैसे भी काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन मल्होत्रा का नाम सुनकर तो उसका रहा सहा कसर भी जवाब दे जाता है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए उन दोनों को देखता है। पुलिस वाले आस्तिक को देखते हुए कहते हैं, उनका दावा है कि आपने उनके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया है और उसे इतना मारा है कि वो कोमा में भी जा सकता है। ये सुनकर आस्तिक के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो अपना ग्लास हवा में ऊपर उठाते हुए हंसते हुए कहता है, वेल डन ऑफिसर, काफ़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुझे, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं चाहता था कि वो मर जाए। कोमा उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। क्या कहते हो ऑफिसर, अगली बार उसे जान से मार डालूं? आस्तिक बेफिक्र होकर ये सब कहे जा रहा था और वो दोनों ऑफिसर उसकी बात सुनकर एकदम दंग रह गए थे। एक ने कहा, प्लीज मिस्टर रायचंद, आप हमारे साथ चलिए। आस्तिक के लिए उन दोनों को वहां से निकालना या फिर इस केस को यहीं रफा दफा करना कोई बड़ी बात नहीं थी,
लेकिन आज उसका दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था, ऊपर से उसका मूड भी बहुत खराब था। क्या सोचकर उसने अपनी आखिरी ड्रिंक को भी खत्म किया और उन दोनों के साथ वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद आस्तिक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जब उसने स्टेशन के अंदर कदम रखा तो सारे पुलिस वाले एकदम से डर जाते हैं, लेकिन कमिश्नर के सामने बैठा हुआ सूर्य मल्होत्रा का बाप उसके चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो आस्तिक को देखता है और लगभग चिल्लाते हुए कहता है, कमिश्नर साहब, यही है वो कमीना जिसने मेरे बेटे पर जानलेवा हमला किया था और गवाह के रूप में मैं वहीं मौजूद था, इसलिए मेरे बेटे को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कोमा में भी जा सकता है। इसे गिरफ्तार करो। आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो हंसते हुए कहता है, शांत हो जाओ मिस्टर मल्होत्रा, क्यों कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आस्तिक को देखते हैं। कमिश्नर साहब मिस्टर मल्होत्रा से कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा अपने इमोशंस पर काबू रखिए, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर इस तरीके से हंगामा करना गैरकानूनी है और अब मिस्टर रायचंद यहाँ आ ही गए हैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर से कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे। आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए, मिस्टर रायचंद को भी हक है अपने बारे में सफाई देने का। तभी दरवाजा खुलता है और एक वकील अंदर आता है। ये वकील मिस्टर पुष्कर रायचंद का बहुत ही भरोसेमंद और निजी वकील था जो काफी सालों से उनके लिए काम कर रहा था। आस्तिक जब क्लब से बाहर निकला तो उसने पुष्कर जी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया और पुष्कर जी ने कुछ ही सेकंड में अपने वकील को पुलिस स्टेशन भेज दिया। आस्तिक जानता था कि अगर पुष्कर जी को किसी चीज से नफरत है तो वो है उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलने का। वो कानूनी पचड़ों से दूर रहना चाहते थे। वकील अंदर आते ही उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, आप मेरे मुवक्किल को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है बिना सबूत के इन्हें हिरासत में रखने का। वकील साहब ने अपनी फाइल में से एक पेपर निकाला और उसे आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं ऑफिसर। इन्होंने मिस्टर मल्होत्रा के बेटे पर हमला नहीं किया है। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुर्सी पर लात मारते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और इस पागल आदमी ने उसे मारने की कोशिश की है। क्या सबूत है आपके पास? वकील ने उल्टा उनसे सवाल किया तो मिस्टर मल्होत्रा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो गुस्से में रहते हैं, मैं वहीं मौजूद था और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम का सीसीटीवी फुटेज, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा कि कैसे इस पागल और सिर्फ इंसान ने मेरे बेटे को लगभग जान से मारने की कोशिश की है। वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा, आपकी बातों पर कानून यकीन नहीं करेगा क्योंकि आप अपने बेटे के पक्ष में ही बात करेंगे, इसलिए आपका बयान बेबुनियाद है। और जहां तक बात रही सीसीटीवी फुटेज की, तो जब तक वो कोर्ट में सबमिट नहीं हो जाता है तब तक मेरे क्लाइंट को हिरासत में नहीं रख सकते हैं। अच्छा ऑफिसर, अब हम चलते हैं, आपकी वजह से वैसे ही मेरे क्लाइंट का काफ़ी समय बर्बाद हुआ है, चलिए मिस्टर रायचंद। ऐसा कहते हुए वकील साहब ने आगे की तरफ हाथ बढ़ाया। आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने भी अपनी आंखों से उन लोगों को देखा और मिस्टर मल्होत्रा को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक शरारती लेकिन घमंड भरी मुस्कान थी। आस्तिक जानता था कि ये सब पुष्कर जी ने किया है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के साथ ही आस्तिक ने वकील साहब के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए कहा, थैंक्स वकील साहब, आपने काफ़ी मदद की। वकील मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मेरा काम था, वैसे भी आपके पिताजी चाहते थे कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए। क्या मतलब वकील साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? वकील साहब आस्तिक को देखते हुए बोले, आस्तिक अभी की जो स्थिति है आप उसका सामना किस तरीके से कर रहे हैं ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अपने पिता को भी जानते हैं। वो आपसे एक वारिस चाहते थे और आपकी वाइफ के एक्सीडेंट की खबर उन्हें मिल चुकी है, तो क्या उन्हें अभी की स्थिति के बारे में कुछ पता है? आस्तिक के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपको उन्हें बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं इस बारे में उनसे खुद बात करूंगा। ये एक्सीडेंट पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है। इस एक्सीडेंट का अरुणिमा से कोई लेना देना नहीं है। आस्तिक क्लब में चला गया और बार के पास जाकर उसने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया। वैसे तो उसे इसमें काफ़ी राहत महसूस हो रही थी जब उसने ये सुना कि सूर्य इस हालत में है कि वो कोमा में जा सकता है, लेकिन आस्तिक जानता था कि ये बस सूर्य की एक चाल हो सकती है अपने उस गुप्त साथी को छुपाने के लिए, ताकि वो उसे सामने आने पर मजबूर न कर दे। आस्तिक अपने दर्द को अपने अंदर दबाए हुए था और सूर्य के लिए उसने इस दर्द से भी बड़ी सज़ा सोच रखी थी। आखिर उसी की वजह से आस्तिक ने अपना बच्चा खोया था। इससे पहले कि वो अपने बच्चों की पहली फीलिंग्स को महसूस कर सकता,
रिश्ते की गहराई को समझ सकता, उससे पहले ही उसके बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। अपने बच्चों की मौत के बारे में सोचकर उसके मन में वैसा ही दर्द उठता जैसे खुद की मौत के बारे में सोचने पर होता। आस्तिक फिर से उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। वो पहले ही रात के इस समय 12 बजे वहां मौजूद था और उस पर नशा हावी था। आस्तिक ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसे लग रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे मजबूत होना था, खुद को संभालना था ताकि वो अरुणिमा को संभाल सके। वो अरुणिमा का दर्द लेना चाहता था, उसे अपने दर्द में मिलाना चाहता था। वो अरुणिमा के जीवन में सिर्फ खुशियां चाहता था, कोई और दर्द नहीं। तभी नीरज वहां आ गया। नीरज को आस्तिक ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी हालत बिगड़ सकती है और वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसी वजह से नीरज सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचा। जब उसने आस्तिक की हालत देखी तो वो और ज्यादा घबरा गया। नीरज जल्दी से आस्तिक के पास आकर उसे संभालने लगा। इन दोनों में नीरज ने ही आस्तिक को सबसे ज्यादा टूटते हुए देखा था। आस्तिक नशे में था, लेकिन जब उसने नीरज को देखा तो लड़खड़ाती जुबान में बोला, क्या अरुणिमा? वो उठ गई, उसे होश आ गया। नीरज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, अभी तक मैडम को होश नहीं आया है। नीरज की बात सुनकर आस्तिक का दिल बैठ गया। वो इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि अरुणिमा उठे, उसे गले लगाए। वो जानता था कि वो अरुणिमा को बच्चों के जाने की सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन उसके गले लगकर वो अपने आप को थोड़ी शांति दे सकता था। मुझे हॉस्पिटल जाना है, अरुणिमा को होश आ जाएगा, मुझे नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी, आस्तिक ने कहा। नीरज ने सिर हिलाया और आस्तिक को सहारा देते हुए अस्पताल की तरफ चल पड़ा। नीरज ड्राइव कर रहा था और आस्तिक उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। आस्तिक के हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी, जिसे वो बार बार पी रहा था ताकि उसका हैंगओवर थोड़ा कम हो सके। लेकिन अंदर का जो दर्द था, उसे वो कैसे कम कर सकता था। थोड़ी देर में नशा हल्का पड़ा और वे अस्पताल पहुंच गए। आस्तिक अब इतना होश में था कि खुद को संभाल सके। लिफ्ट में चढ़ते हुए जब वो फ्लोर पर पहुंचा तो उसने नीरज से कहा, अब तुम जाओ, रात काफी हो चुकी है, यहाँ से मैं खुद को संभाल लूंगा। आस्तिक धीरे धीरे अरुणिमा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा धीरे से खोला और बहुत सावधानी से अंदर गया क्योंकि अरुणिमा सो रही थी। जब उसने अरुणिमा का शांत चेहरा देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो हमेशा से ऐसी ही थी, उसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो अपनी बातों से किसी को भी खुश कर देती थी। कोई इंसान कितना भी टूटा हुआ या डिप्रेशन में क्यों न हो, अरुणिमा उसे हमेशा सहारा देती थी। लेकिन आज वो अरुणिमा खुद इतनी लाचार पड़ी थी। आस्तिक उसके पास बैठ गया। वो उसे देखता रहा, चाहता था कि वो हमेशा ऐसी ही रहे, मुस्कुराती हुई। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अरुणिमा को बच्चों के जाने की सच्चाई पता चले। अगर उसे ये सच पता चला तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसने धीरे से अरुणिमा का हाथ थामा, उसके सुर्ख चेहरे को देखा और कहा, तुम बहुत बहादुर हो अरु, बिल्कुल एक मजबूत इंसान की तरह, जो ऊपर से चाहे जितना भी टूटा हुआ लगे, लेकिन अंदर से चट्टान की तरह मजबूत होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अरु, हम इस दुख से बाहर निकलेंगे और फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे करूँगा। आस्तिक को खुद नहीं पता था कि वो ऐसा कभी कहेगा भी। ये शराब के नशे की वजह से नहीं था, वो सच में अरुणिमा से ये कह रहा था। वो सच में उसके साथ भविष्य देख रहा था, एक परिवार देख रहा था, बच्चे देख रहा था। वो अरुणिमा के साथ एक अच्छा भविष्य, एक सुंदर सपना बुन रहा था। उसने देखा कि अरुणिमा के चेहरे पर हलचल हो रही थी, उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं और उसके होंठ हल्के हिल रहे थे। शायद वो फिर से वही डरावना सपना देख रही थी। उसने धीरे से अरुणिमा के सिर पर हाथ रखा और उसके बाल सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ अरु, ये सिर्फ एक सपना है, सब ठीक है, शांत हो जाओ, तुम यहाँ हो, मेरे पास हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित हो। आस्तिक ने ये सब अरुणिमा के कान के पास हल्के स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। उसने अरुणिमा का हाथ हल्के से दबाया, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई। मशीन की बीप की आवाज बंद हो चुकी थी। ये देखकर आस्तिक की आंखें चमक उठीं। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। वो नहीं समझ पा रहा था कि मशीन की बीप का बंद होना किस बात का संकेत है। क्या ये अरुणिमा के लिए अच्छा है या नहीं? वो घबरा गया। डॉक्टर, डॉक्टर चिल्लाते हुए वो जल्दी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर नीरज सेरा के साथ खड़ा था और आस्तिक को भागते देख वो भी घबरा गया।
क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं ना? नीरज ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हड़बड़ाहट में बोला, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, अरुणिमा को कुछ हो गया है। नीरज भी घबरा गया और तुरंत डॉक्टर के रूम की तरफ भागा। सेरा ने भी तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। आस्तिक भागते हुए वापस अरुणिमा के पास आता है। वो अरुणिमा को छोड़ नहीं सकता था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार वो किसी को खोने से डर रहा था। वो अब किसी और को नहीं खोना चाहता था। उसने अभी अभी अपने बच्चों को खोया था, जिसका दर्द उसे इस हद तक तोड़ चुका था कि वो खुद को भी भूल गया था। अब वो अरुणिमा को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मशीन से आवाज नहीं आ रही थी। आस्तिक को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। वो जल्दी से अरुणिमा के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन जैसे ही उसने अरुणिमा का चेहरा देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अरुणिमा की पलकें फड़फड़ा रही थीं, होंठ हिल रहे थे। उसने कुछ कहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में घुल गई। आस्तिक कुछ समझ नहीं पाया। वो धीरे से अपना कान अरुणिमा के होठों के पास लाया और तब उसने सुनी उसकी टूटी फूटी सी आवाज, नहीं नहीं, मेरा बच्चा, बेबी बच्चा, मेरा, नहीं नहीं। आस्तिक एकदम से स्तब्ध रह गया। उसके अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे आत्मा कांप गई हो। वो पूरी तरह से हिल गया था। अरुणिमा के इन शब्दों ने उसके मन में तूफान ला दिया था। वो जान गया था कि अरुणिमा को बच्चों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। 2 और 2 को जोड़ने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसका दिमाग एक एक करके सारी घटनाओं को जोड़ता है, वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आस्तिक के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे हटने लगा। तभी अरुणिमा एक झटके से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें खुली थीं और वो तेज तेज सांस ले रही थी। उसने अपने ऑक्सीजन मास्क को मुंह से हटाकर फेंक दिया और अपने दोनों हाथ पेट पर रख लिए। वो इधर उधर देख रही थी और बौखलाते हुए जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आस्तिक दीवार से जा लगा। वो स्तब्ध होकर अरुणिमा को फटी फटी आंखों से देख रहा था। इस रहस्य का यूं खुलना उसके लिए एकदम अप्रत्याशित था। एक ही पल में उसकी दुनिया बदल गई। उसके वक्त, उसकी भावनाएं, सब कुछ जैसे थम गया। उसका दिल पहले ही घायल था, लेकिन अरुणिमा के इन शब्दों ने उस घाव पर आग छिड़क दी थी। वो धीरे धीरे दीवार से खिसकता हुआ एक टेबल से टकरा गया और उस पर रखा ड्रेसिंग का सामान जमीन पर गिर पड़ा। अरुणिमा की नजरें अब आस्तिक की ओर टिक चुकी थीं। उसका चेहरा सदमे से भरा था। वो बिना पलक झपकाए आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक क्लब में चला गया और बार के पास जाकर उसने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया। वैसे तो उसे इसमें काफी राहत महसूस हो रही थी जब उसने ये सुना कि सूर्य इस हालत में है कि वो कोमा में जा सकता है, लेकिन आस्तिक जानता था कि ये बस सूर्य की एक चाल हो सकती है अपने उस गुप्त साथी को छुपाने के लिए, ताकि वो उसे सामने आने पर मजबूर न कर दे। आस्तिक अपने दर्द को अपने अंदर दबाए हुए था और सूर्य के लिए उसने इस दर्द से भी बड़ी सजा सोच रखी थी। आखिर उसी की वजह से आस्तिक ने अपना बच्चा खोया था। इससे पहले कि वो अपने बच्चों की पहली फीलिंग्स को महसूस कर सकता, रिश्ते की गहराई को समझ सकता, उससे पहले ही उसके बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। अपने बच्चों की मौत के बारे में सोचकर उसके मन में वैसा ही दर्द उठता जैसे खुद की मौत के बारे में सोचने पर होता। आस्तिक फिर से उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। वो पहले ही रात के इस समय 12 बजे वहां मौजूद था और उस पर नशा हावी था। आस्तिक ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसे लग रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसे मजबूत होना था, खुद को संभालना था ताकि वो अरुणिमा को संभाल सके। वो अरुणिमा का दर्द लेना चाहता था, उसे अपने दर्द में मिलाना चाहता था। वो अरुणिमा के जीवन में सिर्फ खुशियां चाहता था, कोई और दर्द नहीं। तभी नीरज वहां आ गया। नीरज को आस्तिक ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी हालत बिगड़ सकती है और वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसी वजह से नीरज सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचा। जब उसने आस्तिक की हालत देखी तो वो और ज्यादा घबरा गया। नीरज जल्दी से आस्तिक के पास आकर उसे संभालने लगा। इन दोनों में नीरज ने ही आस्तिक को सबसे ज्यादा टूटते हुए देखा था। आस्तिक नशे में था, लेकिन जब उसने नीरज को देखा तो लड़खड़ाती जुबान में बोला, क्या अरुणिमा? वो उठ गई, उसे होश आ गया। नीरज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, अभी तक मैडम को होश नहीं आया है। नीरज की बात सुनकर आस्तिक का दिल बैठ गया। वो इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था।
वो चाहता था कि अरुणिमा उठे, उसे गले लगाए। वो जानता था कि वो अरुणिमा को बच्चों के जाने की सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन उसके गले लगकर वो अपने आप को थोड़ी शांति दे सकता था। मुझे हॉस्पिटल जाना है, अरुणिमा को होश आ जाएगा, मुझे नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी, आस्तिक ने कहा। नीरज ने सिर हिलाया और आस्तिक को सहारा देते हुए अस्पताल की तरफ चल पड़ा। नीरज ड्राइव कर रहा था और आस्तिक उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। आस्तिक के हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी, जिसे वो बार बार पी रहा था ताकि उसका हैंगओवर थोड़ा कम हो सके। लेकिन अंदर का जो दर्द था, उसे वो कैसे कम कर सकता था। थोड़ी देर में नशा हल्का पड़ा और वे अस्पताल पहुंच गए। आस्तिक अब इतना होश में था कि खुद को संभाल सके। लिफ्ट में चढ़ते हुए जब वो फ्लोर पर पहुंचा, तो उसने नीरज से कहा, अब तुम जाओ, रात काफी हो चुकी है, यहाँ से मैं खुद को संभाल लूंगा। आस्तिक धीरे धीरे अरुणिमा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और बहुत सावधानी से अंदर गया क्योंकि अरुणिमा सो रही थी। जब उसने अरुणिमा का शांत चेहरा देखा, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो हमेशा से ऐसी ही थी, उसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो अपनी बातों से किसी को भी खुश कर देती थी। कोई इंसान कितना भी टूटा हुआ या डिप्रेशन में क्यों न हो, अरुणिमा उसे हमेशा सहारा देती थी। लेकिन आज वो अरुणिमा खुद इतनी लाचार पड़ी थी। आस्तिक उसके पास बैठ गया। वो उसे देखता रहा, चाहता था कि वो हमेशा ऐसी ही रहे, मुस्कुराती हुई। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अरुणिमा को बच्चों के जाने की सच्चाई पता चले। अगर उसे ये सच पता चला, तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसने धीरे से अरुणिमा का हाथ थामा, उसके सुर्ख चेहरे को देखा और कहा, तुम बहुत बहादुर हो अरु, बिल्कुल एक मजबूत इंसान की तरह, जो ऊपर से चाहे जितना भी टूटा हुआ लगे, लेकिन अंदर से चट्टान की तरह मजबूत होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अरु, हम इस दुख से बाहर निकलेंगे, और फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे करूँगा। आस्तिक को खुद नहीं पता था कि वो ऐसा कभी कहेगा भी। ये शराब के नशे की वजह से नहीं था, वो सच में अरुणिमा से ये कह रहा था। वो सच में उसके साथ भविष्य देख रहा था, एक परिवार देख रहा था, बच्चे देख रहा था। वो अरुणिमा के साथ एक अच्छा भविष्य, एक सुंदर सपना बुन रहा था। उसने देखा कि अरुणिमा के चेहरे पर हलचल हो रही थी, उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं और उसके होंठ हल्के हिल रहे थे। शायद वो फिर से वही डरावना सपना देख रही थी। उसने धीरे से अरुणिमा के सिर पर हाथ रखा और उसके बाल सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ अरु, ये सिर्फ एक सपना है, सब ठीक है, शांत हो जाओ, तुम यहाँ हो, मेरे पास हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित हो। आस्तिक ने ये सब अरुणिमा के कान के पास हल्के स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। उसने अरुणिमा का हाथ हल्के से दबाया, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई। मशीन की बीप की आवाज बंद हो चुकी थी। ये देखकर आस्तिक की आंखें चमक उठीं। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। वो नहीं समझ पा रहा था कि मशीन की बीप का बंद होना किस बात का संकेत है। क्या ये अरुणिमा के लिए अच्छा है या नहीं? वो घबरा गया। डॉक्टर, डॉक्टर, चिल्लाते हुए वो जल्दी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर नीरज सेरा के साथ खड़ा था और आस्तिक को भागते देख वो भी घबरा गया। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं ना? नीरज ने घबराते हुए पूछा। आस्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हड़बड़ाहट में बोला, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, अरुणिमा को कुछ हो गया है। नीरज भी घबरा गया और तुरंत डॉक्टर के रूम की तरफ भागा। सेरा ने भी तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। आस्तिक भागते हुए वापस अरुणिमा के पास आता है। वो अरुणिमा को छोड़ नहीं सकता था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार वो किसी को खोने से डर रहा था। वो अब किसी और को नहीं खोना चाहता था। उसने अभी अभी अपने बच्चों को खोया था, जिसका दर्द उसे इस हद तक तोड़ चुका था कि वो खुद को भी भूल गया था। अब वो अरुणिमा को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मशीन से आवाज नहीं आ रही थी। आस्तिक को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। वो जल्दी से अरुणिमा के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन जैसे ही उसने अरुणिमा का चेहरा देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अरुणिमा की पलकें फड़फड़ा रही थीं, होंठ हिल रहे थे। उसने कुछ कहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में घुल गई। आस्तिक कुछ समझ नहीं पाया। वो धीरे से अपना कान अरुणिमा के होठों के पास लाया और तब उसने सुनी उसकी टूटी फूटी सी आवाज, नहीं नहीं, मेरा बच्चा, बेबी, बच्चा, मेरा, नहीं,
नहीं। आस्तिक एकदम से स्तब्ध रह गया। उसके अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, जैसे आत्मा कांप गई हो। वो पूरी तरह से हिल गया था। अरुणिमा के इन शब्दों ने उसके मन में तूफान ला दिया था। वो जान गया था कि अरुणिमा को बच्चों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। 2 और 2 को जोड़ने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसका दिमाग एक एक करके सारी घटनाओं को जोड़ता है, वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आस्तिक के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे हटने लगा। तभी अरुणिमा एक झटके से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें खुली थीं और वो तेज तेज सांस ले रही थी। उसने अपने ऑक्सीजन मास्क को मुंह से हटाकर फेंक दिया और अपने दोनों हाथ पेट पर रख लिए। वो इधर उधर देख रही थी और बौखलाते हुए जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आस्तिक दीवार से जा लगा। वो स्तब्ध होकर अरुणिमा को फटी फटी आंखों से देख रहा था। इस रहस्य का यूं खुलना उसके लिए एकदम अप्रत्याशित था। एक ही पल में उसकी दुनिया बदल गई। उसके वक्त, उसकी भावनाएं, सब कुछ जैसे थम गया। उसका दिल पहले ही घायल था, लेकिन अरुणिमा के इन शब्दों ने उस घाव पर आग छिड़क दी थी। वो धीरे धीरे दीवार से खिसकता हुआ एक टेबल से टकरा गया और उस पर रखा ड्रेसिंग का सामान जमीन पर गिर पड़ा। अरुणिमा की नजरें अब आस्तिक की ओर टिक चुकी थीं। उसका चेहरा सदमे से भरा था। वो बिना पलक झपकाए आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक से टकराने की वजह से जो प्लेट गिरी थी, उसकी वजह से अरुणिमा और आस्तिक एक दूसरे को देखते हैं और अब कहीं जाकर उन दोनों की आंखें आपस में टकराई थीं। आस्तिक की निगाहें पत्थर हो गई थीं और उसकी सांसें उसके गले में अटक गई थीं, तो वहीं पर अरुणिमा का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई थीं और वो अवाक होते हुए आस्तिक को ही देख रही थी। क्या कह रही थी तुम अभी बच्चे के बारे में? बच्चे? क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? आस्तिक अरुणिमा की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उससे सवाल करता है। वो उससे एक स्पष्ट उत्तर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो चाहता था कि जो उसका दिमाग महसूस कर रहा है वो झूठ हो। वो अरुणिमा से सच सुनना चाहता था, लेकिन वो उस सच को अपने से इनकार कर रहा था। आस्तिक, मम में अरुणिमा के होठों से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी और वो घबराई हुई नजरों से आस्तिक को देख रही थी। लेकिन आस्तिक ने सख्त चेहरे के साथ अरुणिमा से सख्त आवाज में पूछा, अरुणिमा तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर कुछ है जो मुझे जानना चाहिए तो मुझे अभी इसी वक्त बताओ। अरुणिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घबराई हुई आवाज में आस्तिक को देखते हुए बोली, सॉरी आस्तिक, मैं तुम्हें बताने वाली थी। एफ तारांकन इंग डैम इट। आस्तिक ने स्टूल उठाया और अगली ही पल उसे जमीन पर पटक दिया। गुस्से में पागल हो गया था। उसने अपने बालों को अपनी मुट्ठियों से नोचना शुरू कर दिया और गुस्से में वो अरुणिमा को देखते हुए चिल्लाना शुरू करता है, तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? अरुणिमा एकदम डरकर सिकुड़ जाती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी हिचकियां निकलने लगी थी। उसे पता था कि आस्तिक जब ये सुनेगा तो वो गुस्से में पागल हो जाएगा, इसलिए वो डर रही थी। उसने आस्तिक की तरफ से अपनी नज़रें फेर ली और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आस्तिक गुस्से में उसकी तरफ आता है और बेड पर दोनों हाथ रखते हुए वो अरुणिमा पर झुकते हुए चिल्लाता है, जवाब दो, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? आस्तिक के इतना तेज चिल्लाने पर अरुणिमा अपनी जगह से उछल जाती है। वो धीरे से अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर हताशा थी। वो नमे सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, सॉरी। आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो गुस्से से लाल हो गई थी। उसमें आंसू और नफरत एक साथ आ गई थी। वो वहां से दूसरी तरफ जाता है और सोफे के सामने जो बड़ा सा टेबल था उस पर रखा हर एक सामान को उठाकर फेंकते हुए चिल्लाना शुरू करता है, क्यों 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 नहीं बताया तुमने मुझे इस बारे में? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो कि मुझे मेरे ही बच्चों के बारे में नहीं बताओ? बताओ अरुणिमा, क्यों किया तुमने ऐसा? और कब से पता था तुम्हें कि तुम प्रेग्नेंट हो? जवाब दो मुझे। आस्तिक लगातार चिल्लाए जा रहा था। अरुणिमा डर से कांप रही थी। उसके हाथों में सलाइन लगी हुई थी और उसकी हालत भी अभी ठीक नहीं थी, लेकिन उसे अपनी हालत की नहीं बल्कि आस्तिक की फिक्र थी। आस्तिक इस तरीके से बौखला गया था कि इस वक्त अरुणिमा की जगह अगर कोई और होता तो शायद जिंदा नहीं रहता। आस्तिक फिर से उसके बेड के पास आता है और गुस्से में उसे देखकर दहाड़ते हुए कहता है, बताओ मुझे, जवाब दो, कब से पता था तुम्हें कि तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन अरुणिमा की जबान ही नहीं खुल रही थी। वो डरते हुए आस्तिक को देख रही थी। उसके होंठ लड़खड़ा रहे थे। उसकी नाक से भी पानी आने लगा था और शब्द जैसे उसके गले में ही चोक हो गए थे। तुम जानती हो ना अरुणिमा, मुझे अपनी बात दोहराने बिल्कुल पसंद नहीं है।
आखिरी बार है जब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कब से पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते बाद ही पता चल गया था। आस्तिक का चेहरा एकदम से सन हो जाता है। वो अपने कदम पीछे ले लेता है ये सोचकर कि अरुणिमा को 2 महीने से इस बारे में पता है। वो अपनी प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते बाद से ही इस बारे में जानती है और वो आस्तिक को इस बारे में कुछ नहीं पता लगने देती है। 2 महीनों में उनके बीच जो कुछ भी हुआ है आस्तिक को हर एक पल याद आता है और वो हर एक सेकंड को याद करता है। उसे हर चीज़ याद आती है, लेकिन अरुणिमा का व्यवहार और उसका बदलना क्या इसीलिए नहीं था कि वो आस्तिक से प्यार करती है, बल्कि वो इसलिए था क्योंकि वो अपने प्रेगनेंसी के बारे में छुपा रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन कभी मौका ही नहीं लगा। मैं तुम्हें इस तरीके से कुछ नहीं बताना चाहती थी, बल्कि तुम्हें शांति से समझाना चाहती थी। मुझे पता था कि प्रेगनेंसी का सुनकर तुम ऐसा ही रिएक्ट करोगी, मैं इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार। अरुणिमा अपनी बात कहते हुए आस्तिक की तरफ अपना हाथ बढ़ती है। वो धीरे से आस्तिक के हाथ पर अपना हाथ रखने ही वाली थी कि आस्तिक ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और वो गुस्से में उसे अपनी लाल खतरनाक निगाहों से देखने लगा। आस्तिक प्लीज, अरुणिमा ने रोते हुए बोला, लेकिन आस्तिक अपने चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी लिए हुए अरुणिमा पर चिल्लाते हुए कहता है, अब मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए नाटक करना बंद करो। और वैसे भी किस चीज़ की परवाह करूं मैं, किसके लिए फिक्रमंद होता हूं? मेरा बच्चा तो चला गया ना, मर चुका है मेरा बच्चा, अपने ही हाथों से दफनाकर आया हूं मैं उसे। और ये सब नहीं होता अगर तुम मुझे इस बारे में बता देती तो, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे ये बात छुपाई और इसे एक गुनाह की सज़ा तुम्हें सारी जिंदगी मिलेगी। आस्तिक ने चिल्लाते हुए कहा। अरुणिमा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें एकदम से भावहीन हो जाती हैं। वो तुरंत किसी मूर्ति की तरह दिखने लगती है। अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने पेट पर रख लिया। उसे अब वो चीज़ महसूस नहीं हो रही थी जब उसे अपने बच्चों के साथ महसूस होती थी। उसे अंदर से कोई भावना नहीं आ रही थी, उसका दिल अंदर से एकदम जल रहा था और अब उसे अपने पेट पर अपने बच्चों का अस्तित्व महसूस नहीं हो रहा था। अब मेरी परवाह करने का नाटक बंद करो अरुणिमा। तुम्हें पता है तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे को दोषी मानते रहेंगे। आस्तिक अब भी अरुणिमा पर गुस्से में था। उसने उसे बता दिया था कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही अरुणिमा जैसे एक गहरे सदमे में चली गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो एक बेजान मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। लेकिन आस्तिक का गुस्सा थम नहीं रहा था। वो चिल्ला उठा, जब तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो तो बाहर जाने की जरूरत क्या थी? उसने अरुणिमा का हाथ पकड़कर जोर से झंझोरते हुए कहा, लेकिन अरुणिमा अब भी होश में नहीं लग रही थी। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ अपने पेट पर रखा, वहां अब कोई हरकत नहीं थी। आस्तिक ने उसके कंधे को कसकर पकड़ा और दबाते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? जब तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता था तो इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? तुम सिक्योरिटी भी साथ नहीं ले गई। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया है अरुणिमा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन अरुणिमा का चेहरा अब भी किसी भाव से रहित था। उसकी आंखें पत्थर हो चुकी थीं, कान जैसे कुछ भी सुनने से इनकार कर चुके थे और दिल पूरी तरह सुन्ना। वो अपने पेट पर कोई हरकत महसूस नहीं कर पा रही थी, कोई माँ बनने की अनुभूति नहीं बची थी। सच ये था कि उसके अंदर अब कोई जान नहीं थी। वो अब एक जिंदा लाश बनकर वहीं बैठी थी। तुम सुन रही हो अरुणिमा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आस्तिक चीखा, हमारा बच्चा चला गया और ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ऐसे बेजान नहीं बैठ सकती। कुछ बोलो, कुछ तो रिएक्ट करो। तुम्हारी गलती से हमारा बच्चा मर गया है। तुमने अपने बच्चों की जान ली है। ... और तभी अरुणिमा का एक जोरदार तमाचा आस्तिक के गाल पर पड़ा। इतना तेज कि उसका पूरा जबड़ा हिल गया और चेहरा दूसरी ओर मुड़ गया। थप्पड़ की झन्नाट उसके कानों तक गूंज रही थी और गाल एकदम तपने लगा था। आस्तिक ने हैरानी और गुस्से में उसकी ओर देखा, लेकिन अब अरुणिमा की आंखें भी जल रही थीं, गुस्से और दर्द से। आस्तिक ने गुस्से से कहा, मुझे थप्पड़ मारने से सच्चाई नहीं बदलेगी। अरुणिमा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से अपने इंजेक्शन लगे हाथ को पकड़ा और फिर एक झटके में सुई बाहर निकाल दी। खून की कुछ बूंदें हवा में उड़ती हुई आस्तिक के चेहरे पर जा गिरी। वो अब भी हॉस्पिटल गाउन में थी, लेकिन अब उसकी चाल में हिम्मत और आवाज में आग आ गई थी। वो जमीन से उठी, सीधे आस्तिक के सामने खड़ी हुई और गरजते हुए बोली, खबरदार आस्तिक, अगर अगली बार तुमने मेरे बच्चे की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाया तो
मेरा बच्चा मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गया है। ये मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। मैं नहीं, तुम कसूरवार हो। आस्तिक राठौर, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने मारा है उसे, तुमने अपने बच्चों का खून किया है। अब अरुणिमा की आवाज आस्तिक के गुस्से से भी ऊंची हो चुकी थी। आस्तिक चुपचाप खड़ा बस उसे देख रहा था। उसने अरुणिमा की आंखों में झांका, जहां उसे पहले जैसी वही नफरत दिखाई दी। उसे मालूम था ये सब गलत हो रहा है, लेकिन ये उसने जानबूझकर किया था। जब उसने अरुणिमा को मिसकैरेज के बारे में बताया, तब अरुणिमा एकदम खाली हो गई थी, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई भावना। आस्तिक समझ गया था कि वो सदमे में जा रही है, और अगर उसने उस घुटन को बाहर नहीं निकाला तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ सकता है। इसलिए उसने जानबूझकर उसे उकसाया, ताकि वो टूटने के बजाय फूट पड़े। वरना वो कभी भी अरुणिमा को ये नहीं कहता कि ये सब उसकी गलती है। दूसरी तरफ अरुणिमा का शरीर कांप रहा था, गुस्से, नफरत, दर्द और दुख से। उसकी आंखें लाल थीं, नाक से पानी बह रहा था, और होंठ कांप रहे थे। वो आस्तिक को देखती रही, गहराई तक, जैसे उसे अंदर से चीर रही हो। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे, दर्द ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वो गर्माहट, जो वो अक्सर अपने बच्चों के साथ महसूस करती थी, आज गायब थी। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, जो चुभन उसे महसूस हो रही थी, उसका दर्द सिर्फ उसका दिल ही जानता था। उसने अपना बच्चा खो दिया था। उसका पूरा शरीर दर्द की लहरों से कांप रहा था। उसका गला जाम हो गया था और सांस भी अब बहुत मुश्किल से आ रही थी। बोलना तो दूर की बात थी, सिर्फ वो ही जानती थी कि इस वक्त वो खुद को कैसे हिम्मत देकर संभाल रही थी। ये बच्चा सिर्फ उसका बच्चा नहीं था, उसकी पूरी दुनिया था। वो तेज तेज सांसें लेने लगी, हिचकियां उठने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका रोना उस कमरे में किसी तूफान की तरह गूंज रहा था, जैसे वो अपने दुख के सैलाब को चुनौती दे रही हो। लेकिन आस्तिक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथों की मुठियां भींची हुई थीं। वो चाहता था कि अरुणिमा रोए, वो सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी तकलीफ बाहर निकाल दे। वो नहीं चाहता था कि अरुणिमा सब कुछ अपने अंदर दबाए रखे, इसलिए उसने उसे रोने दिया। अरुणिमा जितना रोना चाहती थी, उसने रोने दिया। अब बारी थी आस्तिक के कहे हर शब्द का जवाब देने की। अरुणिमा ने अपनी लाल आंखों से आस्तिक की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए जितनी कोशिश कर सकती थी की। मैंने हर वो काम किया जिससे उन्हें सुरक्षित रख सकूं। और अब अगर तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरी वजह से बच्चे गए हैं, तो सुन लो, बच्चों के जाने का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं, तुम पर लगना चाहिए। मेरी प्रेगनेंसी से लेकर मिसकैरेज तक अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तुम हो। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं थी। मैंने अपने बच्चों से प्यार किया था, इसलिए मैंने अपनी प्रेगनेंसी को दुनिया से, तुमसे भी छुपा कर रखा था। अगर मुझे अपने बच्चों को मारना ही होता तो बहुत पहले कर देती, पर नहीं, मैं उन्हें छुपा रही थी, लोगों से, दुनिया से, तुमसे। आस्तिक के कदम लड़खड़ा गए। उसने जल्दी से बैग का सहारा लिया और अरुणिमा को देखने लगा। वो चाहता था कि अरुणिमा अपने अंदर का दर्द बाहर निकाले, पर उसके साथ जो सच्चाई बाहर आ रही थी, उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। गुस्से में आस्तिक बोला, जब तुम प्रेग्नेंट थी तो फिर बाहर क्यों निकली? क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर जाने की? अरुणिमा ने अपने दोनों हाथ फिर से अपने पेट पर रखे और जोर से चीखते हुए रो पड़ी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर निकली थी, तुम्हारी वजह से। आस्तिक हैरानी और गुस्से में बोला, मुझे बचाने के लिए? तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अरुणिमा पीछे नहीं हटी। अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, तो डरने की भी कोई वजह नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे किसी ने फ़ोन किया था और कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए घर से निकली थी। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि ये एक जाल है, तो मैं कभी बाहर न जाती। आस्तिक ने और गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गई थी? कोई फ़ोन आया और तुमने यकीन कर लिया? तुम प्रेग्नेंट थी, सिक्योरिटी साथ नहीं ली, बॉडीगार्ड नहीं बुलाया, अकेले निकल गई। क्या तुम यही समझदारी थी? तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया। लेकिन अरुणिमा अब और नहीं रुकी। वो 2 तेज कदम भरकर आस्तिक के पास आई और दूसरे गाल पर भी जोरदार थप्पड़ मारा। नहीं, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से।
मैंने 2 महीने तक तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपने बच्चों को मार दोगे। तुम उनके हत्यारे बन जाते क्योंकि तुम बच्चे नहीं चाहते थे। तो कहानी ख़त्म हो गई है और आपने कहानी सुन ली है, यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब कि कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी और क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा।